मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड का टॉपिक उच्चतम न्यायालय तथा न्यायिक पुनरावलोकन, द सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल रिव्यू का अध्ययन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि संघीय राज्य में न्यायपालिका की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण मानी गई है, या इसको यूँ कह सकते हैं कि संघीय राज्य में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। न्यायपालिका न केवल केंद्र राज्य संबंधों के बीच अधिकारों को संरक्षण करती है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा के प्रति सजग होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अधिकारों का अतिक्रमण किसी भी स्थिति में न हो, ये देखना भी न्यायपालिका का दायित्व ही होता है। न्याय पाना मनुष्य का एक स्वभाव है, और जैसा कि एक विद्वान थे प्रोफेसर गार्नर, उन्होंने बताया या उन्होंने कहा था या उनके अनुसार कि न्याय के अभाव में किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, या न्याय विभाग के बिना किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान की समुचित व्याख्या न्यायपालिका द्वारा ही की जा सकती है। ये मैंने आपको उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में चर्चा करने से पहले उसकी ब्रीफ के रूप में बताया। अब अपन चर्चा करेंगे कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसका संगठन, यानी कि किस प्रकार से बनाया है, कौन से अध्याय में इसकी व्याख्या की गई है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, क्या न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, वेतन और भत्ते कितने मिलते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जहाँ तक संगठन का सवाल है, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ संविधान के अध्याय 4 व अनुच्छेद 124 के अनुसार या इसमें बताया गया है या लिखा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। प्रारंभ में तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 1956 में न्यायाधीशों की संख्या 11 और 64 में 14 कर दी गई, और 1986 के अधिनियम में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, ये कहा या ये व्यवस्था है। भारत की न्यायिक व्यवस्था आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से होती है, कि हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है, उसके बाद उच्च न्यायालय होते हैं, फिर जिला एवं सत्र न्यायालय, और उसके बाद
अधीनस्थ न्यायालय, ये भारत में एक न्याय की व्यवस्था है। जहाँ तक क्वालिफिकेशंस का सवाल है, यानी कि न्यायाधीशों की योग्यताओं का सवाल है, इसमें मैं आपको बताऊं कि क्या उनमें योग्यताएं होनी चाहिए। तो नंबर 1 तो यह है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी उसकी महत्वपूर्ण योग्यता है कि किसी उच्च न्यायालय अथवा किसी एक से अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में प्रसिद्ध कानून वेता हो। ये न्यायाधीशों की योग्यताएं हमारे भारत में होना आवश्यक है। नियुक्ति के संबंध में आपको बताऊं या इस विषय पर अपन चर्चा करें कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से होती है और फिर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। तो हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कुछ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 127 द्वारा की गई है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सीनियरिटी को महत्व देने की परंपरा भी रही है, यानी कि वरीयता कह सकते हैं, उसकी परंपरा रही है। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस परंपरा का कई बार उल्लंघन भी हुआ है। जैसे अपन उदाहरण के रूप में चर्चा करें कि 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों में से 3 वरिष्ठ न्यायाधीश कौन कौन से थे? जस्टिस सेलेट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े। इन तीनों न्यायाधीशों की उपेक्षा करके, यानी कि ये कहें कि सीनियरिटी में या वरीयता में ये सबसे सीनियर थे, लेकिन इनकी उपेक्षा करके जस्टिस अजीत नाथ राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया या किया गया। तो इस नियुक्ति को लेकर आप सभी को मालूम होगा कि भयंकर विवाद भी खड़ा हुआ था और ऐसा लगने लग गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक दबावों और प्रभावों के कारण की जाती है। श्री छागला ने तो इसे न्यायिक इतिहास का सबसे काला दिन या अंधेरा दिन की संज्ञा दी थी। तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने त्यागपत्र भी दे दिए थे। ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति सन 1977 में भी हमें देखने को मिली कि जब वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री HR खन्ना के बजाय MH वेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। उस दौरान प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ श्री ANA पालकीवाला ने बताया था कि जस्टिस खन्ना को अपनी स्वतंत्रता और बौद्धिक सत्यनिष्ठा का मूल्य अदा करना पड़ा। पर ये कुछ ही उदाहरण कहे जा सकते हैं। जनता सरकार द्वारा वरीयता के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया गया तथा श्री
वाई चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए ये जो कदम उठाया गया, ये अत्यंत ही आवश्यकता थी इस कदम की जो उठाया गया। वाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बनाया गया सीनियोरिटी के आधार पर। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के अधिकारों को सीमित करने के लिए 82वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित था। यह विधेयक कार्यपालिका को इस संबंध में अधिकार देने के पक्ष में था, पर यह एक अलग बात है कि यह विधेयक वापस ले लिया गया। संविधान के 99 संशोधन 2015 में जो हुआ था, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा की जानी तय की गई थी, पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संशोधन को असंवैधानिक मानकर समाप्त कर दिया गया। और आपको मालूम होगा कि जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलेजियम द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था हमारे यहाँ है। जहाँ तक उनको पदमुक्त का सवाल है, इसमें मैं आपको बताऊं या उनके कार्यकाल के संदर्भ में अपन चर्चा करें तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। न्यायाधीश चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करके स्वयं भी अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, अन्यथा किसी भी न्यायाधीश को दुर्व्यवहार तथा अक्षमता के आधार पर ही इस पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए प्रत्येक सदन को अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति व मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है। तत्पश्चात प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है। न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन व सफाई देने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार जो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी थे, उन पर अनियमितताएं बरतने के आरोप में 9वीं लोकसभा के 108 सदस्यों द्वारा महाभियोग लगाने की मांग की गई। आरोपों की जांच के लिए न्यायाधीश पीवी सामंत की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच समिति भी बनी। 12 मार्च 1991 को वो गठित की गई थी। न्यायमूर्ति पर 14 आरोप भी लगाए गए थे, जिनमें से 11 जांच समिति द्वारा सही पाए गए। और मार्क्सवादी दल के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने 10 मई 1993 को महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया, पर आवश्यक बहुमत के अभाव में वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। जहां तक वेतन भत्ते का सवाल है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह वेतन भी मिलता है और प्रत्येक न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा कि भाई अन्य भत्ते की भी व्यवस्था है, जिसमें वाहन भत्ता भी शामिल कर सकते हैं। न्यायाधीशों को आवासीय सुविधा भी प्रदान की गई है। समय समय पर न्यायाधीशों की पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य सेवा शर्तों में सुधार भी होते रहते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि अवकाश ग्रहण करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण के समक्ष वकालत भी नहीं कर सकता। ये एक प्रकार से न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संदर्भ में बातें की गई। कल जो अपन आगे अध्ययन करेंगे इस ऑनलाइन कक्षा में, हम सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ और क्षेत्राधिकार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।